So now we have arrived to a very crucial phase of this chapter, atoms and molecules. Today we will learn to understand about atomic mass actually. बहुत ध्यान से इस बात को समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये आपके एटम को लेकर के और आगे फिर मोल कंसेप्ट को लेकर के कंसेप्ट को क्लैरिफाई करेगा, कंसोलिडेट करेगा। तो समझने की कोशिश करें। कल हमने एक स्ट्रक्चर देखा था, हमने कहा था कि जो एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। दैट न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। These are the two subatomic particles which are situated inside the nucleus. ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइंडली हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमने ये भी कहा था कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, प्रोटॉन जो है उस पर एक चार्ज होता है जिसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। और इसके बाहर हमने कुछ ऑर्बिट्स या कुछ शेल्स दिखाए थे। उन शेल्स में जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं वो मूव करते हैं। ठीक, अब यहाँ से बात शुरू होती है। ये बात समझो कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमने कहा था कि तकरीबन 118 एलिमेंट्स हमारी पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल एक वो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें हम एलिमेंट्स को अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वालों को एक ग्रुप में, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में इस तरह से अरेंज करते हैं। एंड दैट अरेंजमेंट इज़ एक्चुअली अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। हमने कहा था एटॉमिक नंबर जो है वो एक यूनिक प्रॉपर्टी है किसी भी एटम की। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी एटम में वही उसका एटॉमिक नंबर है। और ये कभी भी दो एलिमेंट्स का सेम नहीं हो सकता, ये यूनिक प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो हाइड्रोजन का ही एटॉमिक नंबर 1 होगा, किसी और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो एलिमेंट की पहचान हो गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जितना है उतने ही प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द शेल्स इनमें फिल किए जाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हम एक एटम देख रहे हैं विच इज़ एटम ऑफ नॉन मेटल कॉल्ड कार्बन, जिसका सिंबल है C। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होंगे और बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। लेकिन सारे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में आ जाएंगे ऐसा नहीं है। जो सबसे अंदर वाली शेल से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होता है, जो सबसे अंदर वाली शेल है उसकी कैपेसिटी है 2। इन द नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम इस बात को और इलेबरेट करेंगे। लेकिन इन सब का एक क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है सभी शेल्स का, जिनके जैसे शेल के नाम रख दिए हमने। इस शेल का नाम रख दिया K, इसका L, इसके बाहर होगा तो M होगा, उसके भी बाहर होगा तो N होगा। हमने नाम रखे हुए हैं इनके। तो K शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, L शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, M का 3 है, 4 है। मतलब आप अब क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है इसमें हम नहीं जाएंगे अभी। लेकिन आप सिर्फ ये समझ लो कि देयर इज़ अ नंबर असाइंड टू ईच शेल। तो K शेल को नंबर असाइंड है 1, इसको हम बोलते हैं K के लिए n = 1। एक फॉर्मूला है विच सेज 2n²। n की जगह हम रख देते हैं K में कितने आएंगे। मतलब ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी फिल्ड इनसाइड अ शेल। एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं वो पता करने के लिए 2n² इज द फॉर्मूला। दैट मीन्स 2 × 1² फॉर शेल K। तो K शेल में 2 × 1² मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 यहाँ आ जाएंगे। जब ये पूरा भर जाएगा तो बाकी के 4 जो बच गए वो बाहर वाले शेल में आएंगे, यानी L शेल में आएंगे। L शेल में 2 × n² या 2n², दैट इज़ 2 × 2², 2² इज़ 4, 4 × 2 इज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिख देते हैं 2 4।
तो खैर ये सब बातें हम कल कर रहे थे, हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया लग गया कि एटम जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर कार्बन के बाद नाइट्रोजन का नंबर आता है, नाइट्रोजन में टोटल उसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5 होगी। आउटरमोस्ट शेल में उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अंदर उसमें 7 प्रोटॉन्स होंगे। तो हम ये कह रहे थे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये दोनों तो न्यूक्लियॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन, दीज आर द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नो चार्ज। अगर हम इन पार्टिकल्स के मास की बात करें, इनके मासेस की अगर हम बात करें, तो हमें क्या पता चलता है कि प्रोटॉन का जो मास है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻24 ग्राम होता है। हाँ, बहुत छोटा है ना। तो ये बहुत ही 1.67 इंटू 10⁻⁻24 का मतलब क्या हुआ? 10⁻⁻24 का मतलब क्या हुआ ये समझो। 10⁻⁻24 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10⁻24, है ना। ये नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही छोटा नंबर है। इसका मतलब है 1/1000000000 ऐसे 24 0 लगा दूँ मैं, इतना बड़ा नंबर, और एक के इतने टुकड़े कर दिए। इसका मतलब ये हुआ, तो एक तो वैसे भी छोटा नंबर है ना, उसके इतने टुकड़े कर दोगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो ये वाकई बहुत ही छोटा है, क्योंकि मास बहुत बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना किसी ऐसे पार्टिकल का जो खुद बहुत छोटा है ना। ग्राम एक ऐसा यूनिट है मास का जो हम पहचानते हैं, ग्राम किलोग्राम में हम डे टू डे डील करते हैं। मैं आपको उसके पहले यू बोल रहा था, तो वो यू क्या है वो हम समझेंगे कि यू इज़ द यूनिट यूज्ड फॉर एनीथिंग दैट इज एन एटम और मॉलिक्यूल। जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको अगर उनका मास पता करना है तो यूनिट यू यूज़ की जाती है, जिसको पहले AMU एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता था। आजकल हम उसको यू बोलते हैं, यूनिफाइड मास। तो वो यू क्या है वो यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। इसका अप्रॉक्सीमेट मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। न्यूट्रॉन का भी अप्रॉक्सीमेट मास इतना ही है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दोनों का बराबर, ये ऑलमोस्ट बराबर है। अगर आप एग्जैक्ट फिगर में जाओगे तो एक्चुअली प्रोटॉन का मास होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और न्यूट्रॉन का होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हमने ये 49 और 26 को यहाँ से हटा दिया कि 0.0026 और 0.0049 के बीच में बहुत फ़र्क तो है ही नहीं। अपन इसको इग्नोर कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा। तो हमने दोनों को एक बराबर मान लिया और हमने कहा कि इतना ग्राम इज़ इक्वल टू 1U। हाँ, 1U 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर। तो ये एक यूनिट मास हो गया हमारा, जो कि काम आएगा आगे हमारे। तो प्रोटॉन का मास हम या तो ग्राम में लें तो इतना, और अगर यू में लें तो इतना। न्यूट्रॉन का भी ऐसा ही 1U। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.10 इंटू 10⁻27 ग्राम होता है। ठीक है, ये बहुत छोटा है, तकरीबन 2000 टाइम छोटा है इन दोनों से। तो हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, इस मास को हम ज़ीरो मान लेते हैं कि इन दोनों में तो बहुत ही फ़र्क है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इतना हल्का है, इतना कम मास का है कि हम उसके मास को ऐसा मान लेते हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी किसी एटम का जो एटॉमिक मास है दैट वुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड एन एटम। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन का मास भी 1U है और एक न्यूट्रॉन का मास भी 1U है। तो अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा
तो हम उसका मास 2u बोल सकते हैं, 1u + 1u दैट इज इक्वल टू 2u, है ना। 2u यानी 2 × 1, बिकॉज u इज 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये कितना ग्राम है ये आप 1.67 × 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। ठीक है, एक ऐसा एटम जिसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है केवल, ऐसा एटम वाकई होता है क्या? यस, ऐसा एटम होता है। हाइड्रोजन जो है उसके 3 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स मतलब ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मासेस अलग अलग हो। मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा समझे, ये हालांकि अगले चैप्टर की बातें हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 फॉर्म्स होते हैं, आप ये समझो। हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पे थोड़ी सी हमारी जो जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी वो गलत साबित हो गई। उन्होंने ये कहा था कि किसी एक एलिमेंट को बिलोंग करने वाले सारे एटम्स मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी आइडेंटिकल होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो ठीक है, लेकिन मास में हम देख पा रहे हैं कि आइडेंटिकल नहीं है। 3 तरह के हाइड्रोजन मिले हमको। एक हाइड्रोजन ऐसा था जिसके न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन एक भी नहीं है, 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन। दूसरा एक ऐसा मिल गया जिसमें एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है, तो इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है। एक प्रोटॉन है, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, जितना प्रोटॉन होगा, तो यहाँ पे भी एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, ये दूसरा हो गया। और तीसरी टाइप का हाइड्रोजन जो होता है उसमें एक प्रोटॉन होता है लेकिन 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो एक ही होगा। तो एटॉमिक नंबर तो इन तीनों का सेम है। हम किसी भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करना है, समझो एक एटम है x, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ लिखते हैं a, यहाँ पे लिखते हैं z। a इज एटॉमिक मास, हाँ, जो हम अभी बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं हम अभी। एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी बोलते हैं। और z क्या है? एटॉमिक नंबर। ये तो आप कल से सीख ही रहे हो। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एन एटम। तो अब ये 3 एटम्स, 3 तरह के हाइड्रोजन मिले हैं। इसका नाम रखा हमने प्रोटियम। प्रोटियम, इसका नाम रखा ड्यूटेरियम, और इसका नाम रखा ट्राइशियम। कुछ लोग इसको ट्राइटियम भी बोलते हैं, है ना, हम इसको ट्राइशियम बोलेंगे। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइशियम को अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन का A जो है यानी एटॉमिक मास है वो 1 + 0 1 है, और एटॉमिक नंबर दैट इज ऑल्सो 1। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन 1 and 1। लेकिन ये जो ड्यूटेरियम है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाइड्रोजन ये भी है, हाइड्रोजन ये भी है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसका एटॉमिक मास जो है वो 1 + 1 दैट इज 2, और एटॉमिक नंबर 1। ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं एक्चुअली। और फिर ये 2 प्रोटॉन्स, यहाँ पे प्रोटॉन्स 2 हैं, प्रोटॉन्स 1 है और न्यूट्रॉन्स 2 हैं, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे एटॉमिक मास जो है वो 3 हो गया, एटॉमिक नंबर अभी भी 1 है। ड्यूटेरियम 2 से बना है, ट्राइशियम 3 से बना है, और प्रोटियम तो प्रोटियम इज एक्चुअली द हाइड्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मोर देन 99% वही मिलता है। तो हम हाइड्रोजन को एक्चुअली इसी से पहचानते हैं जो प्रोटियम है। लेकिन एक्चुअली नेचर में चाहे बहुत कम परसेंटेज मिले, ड्यूटेरियम भी तो है। तो ये जो ड्यूटेरियम होता है, ये ड्यूटेरियम वैसा है जैसी हम अभी बात कर रहे थे, जिसका एटॉमिक मास 2u है, और इसका मास अगर ग्राम में निकालना हो तो उसको 1.67 × 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आप देखो कि किसी भी एटम का मास
व्हेन वी से एटॉमिक मास, तो हमें कहा जाता है एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ऑब्वियसली एटम तो एलिमेंट का ही होगा, है ना। मॉलिक्यूल एलिमेंट कंपाउंड दोनों का हो सकता है, लेकिन एटम तो एलिमेंट का ही होगा। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन यू। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ग्राम में एक्सप्रेस किया ही नहीं जा सकता। ग्राम में एक्सप्रेस करना आपने सीख लिया। जितना भी एटॉमिक मास है, जैसे कि हम कहते हैं कि सोडियम, एटॉमिक मास को हम लिखते हैं A, हाँ, एटॉमिक नंबर को लिखते हैं Z। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, यानी उसमें 11 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 281। और एटॉमिक मास जो है वो है 23। क्या मतलब हुआ कि सोडियम के न्यूक्लियस में 11 तो है प्रोटॉन और 12 है न्यूट्रॉन। 11 प्लस 12 मिलकर के हो गए 23। तो इसका एटॉमिक मास हो गया 23U। आपको इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है, आप इसे 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम कर लें, हो जाएगा, है ना। तो एटॉमिक मास इज एवरीवेयर। अब आप देख लो 23 है, 23 यूनिट्स हैं, प्रोटॉन 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 11, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 12। तो ये हर किसी एक का मास 1.67 इंटू 10⁻23 है, जिसको हम 1U बोलते हैं। तो इन सबका सम अगर 23 है तो ये 23U हो गया ना। वही हम कह रहे हैं कि 23U एक एटम ऑफ सोडियम का मास है या सोडियम का एटॉमिक मास है, एक्सप्रेस्ड इन U। अब आप U में एक्सप्रेस नहीं करना चाहते तो आप उसे ग्राम में एक्सप्रेस कर लें, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। एटॉमिक मास, एक एटम का मास। तो अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, मैं एक सीक्वेंस में चल रहा हूँ, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के सीक्वेंस में। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन अभी आपने देखा था 6 है, नाइट्रोजन 7 है, ऑक्सीजन 8 है, फ्लोरीन 9 है और उसके बाद नियॉन है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताते हैं सिर्फ, यानी एटॉमिक नंबर बताते हैं। लेकिन इनके एटॉमिक मासेस, इनके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उन्हें ऐड करके निकल जाएगा। जैसे कि हमने सोडियम का निकाल दिया, सोडियम 11th नंबर पे आया, मतलब कि उसका एटॉमिक मास 11, एटॉमिक नंबर 11 है, लेकिन उसमें 12 न्यूट्रॉन है, इसलिए उसका एटॉमिक मास जो है वो 11 + 12 23 हो गया। हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन एक ऐसा अनोखा एलिमेंट है जिसके एटम में कोई न्यूट्रॉन ही नहीं है, 0 न्यूट्रॉन। प्रोटियम जो है, हाइड्रोजन के 3 फॉर्म्स देखे हमने, 3 आइसोटोप्स देखे, उनमें जो सबसे प्रोमिनेंट है, जो कि एटमॉस्फेयर में जितनी भी हाइड्रोजन मिलती है उसका 99% यही है। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 0 हैं, इस वजह से उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों बराबर है। नहीं तो एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐड करने पर हमें एटॉमिक मास मिलता है ना। वी कैन से, कल भी हमने ये बात कही थी कि अगर हम एटॉमिक नंबर Z में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जोड़ दें तो वो एटॉमिक मास हो जाता है, क्योंकि Z ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है और P + N इज ऑलवेज A।
तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करना हो किसी का तो आप A माइनस जेड कर दोगे। A और Z ही आप दिखाते हो किसी सिंबल में, तो अगर आपने हाइड्रोजन में ऐसे दिखाया है 1 and 1 तो A माइनस जेड क्या हो गया, A ये है, Z ये है, तो A माइनस जेड 1 माइनस 1 दैट इज 0। 0 न्यूट्रॉन्स आर देयर इनसाइड 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम लिख रहे हैं 1U, दैट मीन्स 1 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, यानी कि 1U इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम या 1 प्रोटियम एटम। तो किसी भी एटम का मास उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करके इस तरह से निकाला जा सकता है, एक्सप्रेस्ड इन U। अगर आपने P प्लस N किया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड किया है, तो ये जो P प्लस N है ये आपका A है, यानी कि ये आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है, एक्सप्रेस्ड इन U। इसे आपको U में एक्सप्रेस करना है। रीज़न, एवरी P इज़ 1U, एवरी N इज़ 1U। उनके मासेस इस तरह से एलैबोरेट किए जा सकते हैं। और अगर आप उसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम से। कितना इजी है, हाँ, ये बात समझ में आती है आपको। यही फंडामेंटल है जो हमको सबसे इम्पॉर्टेंटली सीखना है, जिससे कि हम आगे चल के मोल कंसेप्ट की बात कर सकें। तो अब मैं आपको आपकी बुक दिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखो और हर वर्ड पे को समझने की कोशिश करो ना कि क्या लिखा हुआ है। और जब बात समझ में नहीं आए तो पॉज भी कर लो, दोबारा देख लो, फिर भी नहीं समझ में आए तो जस्ट आस्क मी, आप मुझे कॉल कर सकते हो। द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट that Dalton's atomic theory proposed was that of the atomic mass. According to him, each element had a characteristic atomic mass. The theory could explain the law of constant proportion so well that scientists, अच्छा एक बात मैं और आपको बता दूं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, the theory could explain the according to him each element had a characteristic atomic mass। इसका मतलब ये निकलता है कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहती थी कि एक एलिमेंट का, एक एलिमेंट को बिलोंग करने वाले जितने भी एटम्स होंगे उन सबके मास और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ये बात गलत साबित हो गई। हाँ, जब हमको फर्दर पता चला, जब हम इस बात को देखने लगे तो हमें क्या मालूम चला कि ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कैल्शियम है। हाँ, कैल्शियम का एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है 20 और एटॉमिक मास है 40। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो इसमें 20 है और इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी 20 है। इस वजह से इन दोनों का सम हो जाता है 40। तो इसका जो A है यानी एटॉमिक मास है वो 40U है कैल्शियम का। लेकिन अगर आप आर्गन को देखो जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम से पहले आ गया वो 18 है, उसका भी एटॉमिक मास 40 ही होता है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द केस ऑफ आर्गन आर 22। तो प्रोटॉन्स तो 18 है, लेकिन अगर न्यूट्रॉन 22 होंगे तो एटॉमिक मास आर्गन का भी 40 हो जाएगा, 40U। तो ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं और दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग अलग हैं। कैल्शियम इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल वाइल आर्गन इज़ एन इनर्ट गैस विच डज नॉट रिएक्ट एट ऑल, जो रिएक्शन ही नहीं करती। तो आर्गन और कैल्शियम बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन इनके मासेस सेम है 40 and 40। ऐसे हालांकि ये कोइंसिडेंस है, इनका आपस में कोई लेना देना इससे नहीं है, लेकिन हम ये बात याद दिला रहे हैं कि डाल्टन की कही हुई बातें कई बार गलत साबित हो गई है ना। फिर भी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। लेकिन ये बात आप ध्यान रखें
कि वो कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो एटॉमिक नंबर है वो ज़रूर कैरेक्टरिस्टिक है फॉर एन एलिमेंट। ये बात हम कह चुके हैं कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं हो सकता, वो यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट है। एटॉमिक मास के साथ में ऐसा हमेशा नहीं होता। ठीक है, तो जो भी बात लिखी हुई है उस बात को हम सही बैकग्राउंड के साथ में समझ लेंगे तो कन्फ्यूजन्स कभी नहीं होंगे। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल दैट साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्ट टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। Since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task, relative atomic masses were determined using the law of chemical combinations and the compounds formed। मतलब relative atomic mass का कंसेप्ट क्या है कि आप रिलेट करो एटॉमिक मास ऑफ एन एटम विद अ नोन एटॉमिक मास। हाँ, जैसे कि आपके पास में एक नोन मास है, आपके पास एक वेट है 1 kg का, और आपने समझो वेजिटेबल खरीदना है, आपने फ्रूट्स खरीदना है, तो आप अगर बनाना खरीदना चाहते हो तो आप अपने जो वेइंग मशीन, आपका जो वेट है, जो बैलेंस है, उसमें एक तरफ 1 kg का नॉन वेट रखोगे और दूसरी तरफ बनाना रखोगे, और बनाना कम ज़्यादा करके जब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो चाहे उसमें 10 बनाना आए चाहे 12 आए, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि इसका वेट जो है वो इसके बराबर है। उसी तरह से अगर हमको किसी एटम का पहले से वेट एटॉमिक मास मालूम है तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल करके, शुरुआत ऐसे ही हुई रिलेटिव एटॉमिक मासेस की कंपेयर कर करके कि अगर हमें कार्बन पता है तो कार्बन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पता है तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन। इस तरह से जब मास निकाला जाता है तो मास को रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। शुरुआत में क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल था, एटॉमिक मास निकालना, एटम्स बहुत छोटे थे, हमें उन्हें देखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मासेस ही निकाले गए। कैसे निकाले गए? यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड द कंपाउंड्स फॉर्म्ड। तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। It was observed experimentally that 3 gram of carbon combines with 4 gram of oxygen to form carbon monoxide. In other words, carbon combines with 4/3 times of its mass of oxygen. जो कार्बन है, ये कह रहे हैं कि कार्बन combines with 3 grams of carbon combines with 4 gram of oxygen, है ना। तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो है उसका मास कार्बन के मास से ज़्यादा है, 4/3 टाइम्स, है ना, ग्रेटर देन 1 है द मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब इसको हम 3/3 कर दें तो इसको 4/3, ये 3/3 यानी 1 ग्राम इज एक्चुअली कंपेरेबल टू 4/3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये कह रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। सपोज वी डिफाइन the atomic mass unit under earlier abbreviated as AMU, पहले हम इसको AMU बोलते थे, हाँ, AMU is atomic mass unit, but according to the latest IUPAC recommendations it is now written as U. U is unified mass, हाँ, unified mass अब हम इसको बोलते हैं। तो unified mass और U that is equal to mass of 1 carbon atom, पहले पुराने टाइम में ऐसा कहा गया कि दिस इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ये हमको एक टेबल मिल गई जिसमें हमको कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स दिए हुए हैं ना। ये सिंबल्स आप पहचान लोगे तो आगे मासेस के साथ में आप इनको रिलेट करना आसान रहेगा। तो कार्बन को एटॉमिक मास 1.0 U दे दिया एंड ऑक्सीजन हैज एटॉमिक मास ऑफ 1.33 U। हाउएवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू हैव दीज नंबर्स as whole numbers or as near to whole numbers as possible. While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit. सबसे पहले ऑक्सीजन को जो नेचर में मिलती है ऑक्सीजन, उसके एक 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम, हाँ, 1/16 ऑफ द मास, यानी ऑक्सीजन के एक एटम का मास आज तो हमको पता है कि 18 U है। हमने उसको उस समय 18 U नहीं 16 U है, सॉरी, तो 16 U है हमें मालूम चल गया है अभी,
उस समय क्या किया गया कि 1/16 दैट इज इक्वल टू 1U, है ना। आज भी हम कैलकुलेट करेंगे तो यही निकलेगा। तो एक एटॉमिक मास यूनिट को 1/16 पार्ट ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन माना गया कि 1U इतना है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत अबंडेंटली अवेलेबल थी, ऑक्सीजन को ट्रेस करना एटमॉस्फेयर में आसान था, इसलिए ऑक्सीजन लिया गया सबसे पहले। दिस वॉज कंसिडर्ड रेलेवेंट ड्यू टू 2 रीजन्स। ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स, वो बहुत सारे कंपाउंड्स में मिल जाती है इस वजह से। दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव masses ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर्स। इसकी हेल्प से हमको ज़्यादातर जो एलिमेंट्स उस समय पता थे उनके एटॉमिक मासेस होल नंबर के फॉर्म में मिले, फ्रैक्शंस के अलावा। तो ऑक्सीजन को यूज़ करना ज़्यादा कन्वीनियंट लगा उस समय के साइंटिस्ट को, इसलिए उन्होंने ऑक्सीजन को एज अ रेफरेंस ले लिया। कितने को? ऑक्सीजन के 1/16 ऑफ इट्स मास, हाँ, एक एटम का 1/16। तो however in 1961 for a universally accepted atomic mass unit, carbon 12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic masses। 1961 में कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं दो, जैसे अभी हम हाइड्रोजन के देख रहे थे 1, 2, 3, वैसे यहाँ पे कार्बन के 12 और 14 दो आइसोटोप्स होते हैं। तो कार्बन 12 आइसोटोप जो कि ज़्यादा अबंडेंटली मिलता है उसको चूज़ कर लिया एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी 1U जो है उसको 1/12 ऑफ 1 कार्बन यानी एक कार्बन के द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 के 1/12 के बराबर मान लिया गया। द रिलेटिव एटॉमिक masses ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। इनिशियली यही तरीका था क्योंकि हमें पता ही नहीं था, तो कार्बन के एक एटम का मास 12U है, ये हम आज भी लिखते हैं। अभी हम देख रहे थे कि कार्बन जो है, कार्बन का एक, मैंने आपको जैसे ये ले लिया था, हमने कहा था कि कार्बन का एक एटम है उसका एटॉमिक नंबर 6 है। क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर कर दोगे आप कार्बन के, तो 6 + 6 दैट इज़ 12U ही आएगा आज भी। हाँ, अब उस टाइम पे क्या कहते थे कि 1U इज इक्वल टू 1/12 ऑफ 1 कार्बन एटम। तो 12U कितना होगा? 12 × 1/12 दैट इज, ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, 1U हो गया। तो वो ये कहते थे 1U इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम दैट इज 12U। ठीक है, आज भी हमें पता है कि कार्बन के एक एटम का मास 12U है। आप उसको U का वैल्यू पता चल गया है आपको, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम है। और 12 × 1.67 × 10⁻⁻24 करोगे तो ग्राम में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग, जो मैं अभी बात कर रहा था कि सेलिंग विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम, अगर उसके पास में कोई मास, कोई नोन वेट नहीं है, तो उसने क्या किया कि उसने एक वाटरमेलन लेकर के और उसके बराबर टुकड़े कर लिए। समझो कि उसके पास में एक वाटरमेलन था, उसने उसके 12 टुकड़े कर लिए, तो उसके पास 12 वाटरमेलन यूनिट्स और 12 फ्रूट मास यूनिट्स आ गई। अब कोई उसके पास में फ्रूट ख़रीदने के लिए आया, तो उसने क्या किया कि जैसे जो फ्रूट ख़रीदने आया उसको एक तरफ रखा और 1 फ्रूट मास यूनिट के बराबर तोल के दे दिया। उसने कहा कि मैं 1 फ्रूट मास यूनिट या 1 वाटरमेलन मास यूनिट को इतने पैसे में दूंगा, तो आप जितने भी लेने ले लो, इसके बराबर होंगे तो इतने पैसे लगेंगे। ठीक है ना। तो ये जो एक वाटरमेलन है, इसको आप कार्बन मान लो,
इसके 12 टुकड़े कर लो तो हर टुकड़ा जो है एवरी पीस ऑफ इट इज़ 1/12 ऑफ दिस। यही बात कह रहे हैं कि अगर कार्बन के 12 टुकड़े कर लेते तो एक टुकड़े का मास जो है उन 12 में से 1/12 का मतलब 12 में से एक टुकड़े का मास दैट इज इक्वल टू 1 U। दिस इज द कंसेप्ट which was used initially to calculate the atomic mass of atoms. Similarly, the relative atomic mass of the atom of an element is defined as the average mass of the atom as compared to 1/12 the mass of one carbon 12 atom. तो ये कुछ एटॉमिक मासेस की टेबल हमें दी गई है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 U, कार्बन का 12 U, नाइट्रोजन का 14 U, ऑक्सीजन का 16 U। आप देखोगे कि ये जितने भी वैल्यूज़ हैं ये सब उनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड करने पर आता है। हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन है ही नहीं, केवल एक प्रोटॉन ही है तो 1 U। फिर कार्बन में 6 + 6, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 12 U। ऑक्सीजन में 8 + 8 16, नाइट्रोजन में 7 + 7 14, सोडियम में हम देख ही चुके 11 + 12 11 प्रोटॉन है 12 न्यूट्रॉन है, इस करके वो 23। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 12 + 12 24, सल्फर 16 + 16 32, क्लोरीन का 35.5 इसलिए है क्योंकि उसके दो अलग अलग आइसोटोप्स हैं 35 और 37। उनका एवरेज एटॉमिक मास हमें निकालना पड़ता है, वो हम इसी चैप्टर में बाद में सीखेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सीखेंगे बाद में ना। इसमें तो अभी मोल कंसेप्ट वगैरह आ जाएगा। कैल्शियम में आपको बता चुका 20 + 20। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो होता है वो एटॉमिक मास ऑफ एन एटम होता है एक्सप्रेस्ड इन U, एटॉमिक मास इन U। और इसे जब ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप इस वैल्यू को 1.67 × 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो वैल्यू आएगी वो ग्राम में मास है। ठीक है, ये हमारा एटॉमिक मास का कंसेप्ट है। आज सिर्फ यही बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें, एक एक वर्ड पढ़ लें, फिर नहीं कोई बात समझ में आए तो कॉल मी एंड आस्क। ठीक है, बाकी बातें हम कल की क्लास में करेंगे। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट एंड व्हाट इज़ द मोल कंसेप्ट, ये सब बातें कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।